अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्नी के बारे में। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि नौजवानी में ख़ास तौर पे लड़के और लड़कियों में, और सिर्फ नौजवानी नहीं बल्कि बढ़ती उम्र के साथ भी लोगों के चेहरों पे ये दाने बनते हैं। तो इनको कहा जाता है एक्नी या एक्नी के दाने। ये बनते क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो जिल्द होती है तो उसके जो कुछ पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जहाँ से कुछ रतूबत या स्क्रीशन निकलती है। जब वो बंद हो जाते हैं, वो पोर्स जो हैं उनके उनके उन स्क्रीशंस को निकलने में रुकावट कहीं पे आती है। क्लॉगिंग कहते हैं इसको, कि पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो गए हैं, तो उसके नतीजे में फिर एक्नी जन्म लेती है। जब ये ऐसा मसला बनता है तो बाज़ का तो ये ब्लैक हेड्स बनते हैं, वाइट हेड्स बनते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिंपल्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं आपकी जिल्द पे, ख़ास तौर पे चेहरे की जिल्द पे। अब ये जो पिंपल्स होते हैं, बाज़ का इनमें पस होती है, यानी कि रेशा बना होता है, और ये तकलीफ़देह भी होते हैं, और ये उभरे हुए होते हैं आपकी जिल्द के ऊपर। तो ये वो चीज़ है जिसको हम एक्नी कहते हैं। वैसे तो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है एक्नी के बारे में, कि एक्नी को हम एक्नी वुल्गैरिस कहते हैं, लेकिन एक्नी की कुछ अक़साम होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं। जैसा कि एक्नी की एक टाइप को हम कहते हैं फंगल एक्नी, कि इसके अंदर क्या होता है कि जब फंगस या यीस्ट जो है आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, कि वहाँ पे वो आ जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है। और इस टाइप की जो एक्नी है, इसको हम कहते हैं कि ये फंगल एक्नी हो गई है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है उसको हम सिस्टिक एक्नी कहते हैं। सिस्टिक एक्नी में क्या होता है कि गहरे किस्म के रेशे से भरे हुए पिंपल्स, और पिंपल से भी थोड़े बड़े नोड्यूल्स पे बन जाते हैं। अब इनका क्या नुकसान होता है कि ये आपके स्कारिंग कर देते हैं। स्कारिंग वो निशानात होते हैं जो एक्नी के बाद लोगों को पड़ जाते हैं। उसके बाद बारी आती है हार्मोनल एक्नी की, और हार्मोनल एक्नी उन लोगों में, या ख़ास तौर पे एडल्ट्स या नौजवानों में, लड़के और लड़कियों में होती है, कि जिनके अंदर जो सीबम नामी वो रेशा या सीबम नामी वो स्क्रीशन या रतूबत पैदा होती है, कि जो वहाँ पे इन पोर्स को, इन सुराखों को बंद कर देती है, जिसके नतीजे में इस किस्म की एक्नी जो है वो जन्म लेती है। उसके बाद बारी आती है नोड्यूलर एक्नी की। नोड्यूलर एक्नी जो है बहुत ज़्यादा, यानी सख्त किस्म की स्वेयर फॉर्म होती है एक्नी की, जिसकी वजह से पिंपल बनते हैं चेहरे पे, जिल्द पे, और नोड्यूल्स बन जाते हैं जिल्द के ऊपर। और इस तरह की जो एक्नी होती है, उसका सबसे बड़ा ये नुकसान होता है कि लोगों के चेहरों पे ना सिर्फ ये कि जब एक्नी बनी होती है तो उस वक्त काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है, लोगों को सोशली फ़ील होता है, बल्कि बाद में ये निशानात, ये स्कार भी छोड़ देती हैं। तो ये जो टाइप हैं एक्नी की, इनमें से हर एक का मुख्तलिफ असर होता है जिल्द के ऊपर। जैसा कि मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि एक्नी की वजह से लोग परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास जब कोई एक्नी का मरीज़ आता है, तो पहली चीज़ जो हम उनको समझाते हैं वो ये समझाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में 80% जो लोग होते हैं उनको किसी न किसी शक्ल में एक्नी रहती है, 10 से लेके या 11 साल से लेके 30 साल की उम्र के दौरान। अगरचे ये ज़्यादा तो नौजवानों में होती है, लड़के और लड़कियों में, लेकिन ये बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकती है। ख़ास तौर पे बड़ी उम्र की जो बढ़ती उम्र के साथ ख़वातीन में इसलिए होता है कि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिनकी वजह से फिर ये मसला बनता है। अब एक्नी के जो ये ग्लैंड्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम है, ये हमारे पूरे ही जिस्म पे होते हैं, लेकिन जिस जिस्म के जिन हिस्सों पे ये ग्लैंड्स या गदूद या ये पोर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये मसला ज़्यादा बनता है। जैसा कि फेस यानी चेहरा, फोरहेड यानी पेशानी, चेस्ट जो है यानी कि चेस्ट का हिस्सा, शोल्डर्स और अपर बैक। लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि उनको कमर के ऊपरी हिस्से पे, बैक साइड पे, उनको ये दाने इस तरह के बने होते हैं जो कि एक्नी के दाने होते हैं। अब अगर अलामात की बात की जाए, जब हमें सिम्टम्स होती हैं, हमें ये एक्नी के दाने नज़र आते हैं, तो जो कैसे डॉक्टर को पता चलता है कि ये अलामात आपकी एक्नी वाली हैं? इसमें बुनियादी तौर पे जब आपको एक्नी बनती है, एक होते हैं पिंपल्स होते हैं, उसको पस्ट्यूल्स भी कहते हैं, जैसा नाम से ज़ाहिर है कि पस्ट्यूल्स के पस से भरे हुए ये उभार होते हैं। इसी तरह से पेप्यूल्स होते हैं, जो छोटे ऐसे आपकी जो नॉर्मल स्किन का कलर होता है उससे ये हटके होते हैं, यानी सुर्ख होंगे या पर्पल होंगे या गहरे रंग के होंगे आपकी नॉर्मल स्किन से अलावा, तो इनको हम कहते हैं पेप्यूल्स। एक होता है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स होता है कि जब आपके यानी पोर जो हैं वो प्लग तो हो चुके हैं, कि वहाँ पे वो बंद तो हो चुके हैं, लेकिन उनके टॉप पे ब्लैक कलर होता है। लेकिन जब वाइट होता है तो उसको हम वाइट हेड कहते हैं। लेकिन जो दो ख़तरनाक जो सूरत हाल होती हैं उसमें नोड्यूल और सिस्ट आती हैं। नोड्यूल्स होता है कि लार्ज बन होते हैं, काफ़ी ये लम्प्स होते हैं, काफ़ी उभार होते हैं और काफ़ी तकलीफ़देह होते हैं ये। और अगर वो जिल्द के नीचे पस पड़ी हो, यानी कि जो रेशा पड़ा हुआ है आपकी जिल्द के नीचे, लेकिन उनका रेशा पड़ा हुआ है, तो इसको हम सिस्ट कहते हैं।
तो जो नोड्यूल और सिस्ट होती हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको कोई दाना, क्योंकि आपके लिए तो वो एक आम सी बात है कि दाना बन गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इन कैटेगरीज़ में देखता है कि जो आपकी ये अलामात हैं तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। और जब किसी को एक्नी का मसला होता है तो वो ये जानना चाहते हैं कि एक्नी के दाने उनको बनते क्यों हैं। हमारे चेहरे पे और जिस्म पे हर जगह पे बाल होते हैं, बालों की जड़ होती है जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो पानी फ्लूइड या स्क्रीशंस होती हैं वो आती हैं और बाहर की तरफ निकलती हैं। जब ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं ये उस जड़ को वहाँ पे आके ब्लॉक कर देती हैं तो ये आगाज़ हो जाता है एक्नी के बनने का। जैसा कि सीबम एक चीज़ है, एक ऑयली चीज़ है कि जो हमारी जिल्द जो है उसको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाए और इनकी जड़ों में वहाँ पे बालों की जो जड़ होती है या पोर्स होते हैं उनको बंद कर दे तो तब ये एक्नी बनती है। इसी तरह से बैक्टीरिया यानी जो जरासीम होते हैं वो कुदरती तौर पे हमारी जिल्द पे रहते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बन जाएं तो वो भी इस जिल्द के इन हिस्सों को बंद कर देते हैं, पोर्स को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्नी जन्म लेती है। इसी तरह से डेड स्किन सेल के हमारी जो जिल्द है उसके ऊपरी जो सेल्स होते हैं वो टूटते हैं और नए जो सेल्स हैं वो पैदा होते हैं। जब बहुत ज़्यादा डेड स्किन एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो ये भी क्या करेंगे कि जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देंगे, उनको बंद कर देंगे। पहले ये शुरू होता है, जब ये क्लॉगिंग शुरू होती है तो एक पिंपल बनता है, उसके बाद उसमें सोजिश शुरू हो जाती है और फिर आपको वहाँ पे दर्द होता है और सोज होती है। तो ये दर्द और सोज जब होती है ये फिर आपके जो उस जहाँ पे आपको एक्नी बनी है वहाँ पे रंग भी तब्दील हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर ये आगाज़ हो जाता है आपको एक्नी बनने का। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं एक्नी ट्रिगर्स, कि इनकी मौजूदगी में या ऐसी सूरत हाल में आपको एक्नी का जो मसला है वो ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हो या बाज़ लोग जो हैं वो खेलते हुए हेलमेट पहनते हैं या बाइक का हेलमेट पहनते हैं या कोई कैप हैट जो होती है जो वो उन्होंने पहनी होती है जो काफ़ी टाइट होती है, तो उसकी वजह से ये मसला शुरू होता है। बाज़ कात हवाई जो ये फ़िज़ाई आलूदगी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी का होना, जैसे जुलाई में अगस्त में होता है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली जो है कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, अपने लोशन लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं अपने जिल्द पे, या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कोई खाने फ्राई होते हैं, कोई ऑयल्स जो हैं वो फ़िज़ा में होते हैं और वो आपकी जिल्द के साथ लगते हैं। इसी तरह से स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो कार्टिसोल नामी एक हार्मोन को बढ़ाता है, तो उससे भी एक्नी जो है वो ट्रिगर हो जाती है। बाज़ दवाइयों की वजह से भी होती है और बाज़ औक़ात लड़के और लड़कियों को एक मसला होता है कि जब उनको कोई छोटा सा दाना बनता है तो वो उसको तोड़ते हैं, उसको पिक करते हैं। तो जब वो एक को करते हैं तो साथ दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है। तो ये भी आदत जो है ये ट्रिगर का काम करती हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल हैं कि जिनकी वजह से आपको एक्नी ज़्यादा होती है। क्या कुछ खाने भी ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से एक्नी का मसला ज़्यादा होता है? बिल्कुल, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि स्किम मिल्क होता है कि जिस दूध के ऊपर से मलाई उतारी हुई हो, बालाई उतारी हो, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। वे प्रोटीन एक एनर्जी है, प्रोटीन वाली ड्रिंक होता है, एक मिलता है आपको, तो इससे होता है, सप्लीमेंट है। और वो तमाम खाने के जिनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है। लेकिन इसी वक्त में आप जहन में रखें कि चॉकलेट जो होता है उससे ये अक्सर लोग समझते हैं, लेकिन चॉकलेट से कम देखा गया है कि एक्नी का मसला बने, लेकिन ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से होता है। तो इसका बचने का बेहतरीन तरीका ये होता है खाने वाली चीज़ों से कि आपको एक्नी ना हो, कि आप फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि उनके अंदर एक तो विटामिन सी होता है जिससे आपको इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम होती है, बल्कि उसके अंदर बीटा कैरोटीन्स भी होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक्नी नहीं बनने देते। तो फल और सब्जियां आपको बचाती हैं इस मसले से। और जो मिठाइयाँ होती हैं या मीठी चीज़ें होती हैं चॉकलेट के अलावा, तो वो आपको ज़्यादा एक्नी की तरफ लेके जाती हैं। अब आती है बारी एक्नी को तशख़ीस करने की या डायग्नोज़ करने की। आपको मसला हुआ, आप जाते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास या स्किन स्पेशलिस्ट के पास। वो आपकी मुकम्मल हिस्ट्री लेंगे। मुकम्मल कैसे? मसलन वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या कोई स्ट्रेस का मसला तो नहीं है, क्योंकि मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा क्या आपके ख़ानदान में किसी को है पहले से, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ख़ानदान में किसी एक को होता है तो उसके करीबी रिश्तेदारों को चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है एक्नी का। इसके साथ साथ वो पूछा जाता है कि क्या आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी जो है वो अभी चल रही है, क्योंकि ये एक हार्मोन के साथ, हार्मोन्स जो होते हैं आपके, तो उनके साथ इसकी बड़ा करीबी ताल्लुक है। तो आम तौर पे लड़कियों में देखा गया कि जो माहवारी का जब आगाज़ होता है तो उस वक़्त अचानक ये मसला ज़्यादा हो जाता है।
इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या कोई दवाइयाँ भी खा रही हैं, क्योंकि या खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं कि जिनकी वजह से भी एक्नी का मसला जन्म लेता है। तो जो भी एक डॉक्टर होगा, डर्माटोलॉजिस्ट, वो पहले आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेगा, फिर करीब से मुआयना करेगा कि ये जो आपको एक्नी के दाने हैं ये किस टाइप के हैं, और अगर मुनासिब लगेगा तो हो सकता है कि वो आपके कोई टेस्ट करवा सकते हैं, कोई शुगर का टेस्ट करवा सकते हैं, सोजिश को देखने के लिए कोई और टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन आम तौर पे बहुत ज़्यादा किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है। अब जब किसी को एक्नी बनी होती है, वो ये जानना चाहेंगे कि उनको जो एक्नी है या एक्नी के दाने हैं उनकी शिद्दत कितनी है। तो इसके लिए डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के, उन्होंने कुछ स्टेजेस बनाई हुई हैं कि ये कितनी सख्त है, ये हल्की चीज़ है, ये सख्त बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी वाली बात है। मसलन एक होता है ग्रेड 1 जिसको माइल्ड भी कहते हैं। इसमें अक्सर ये वाइट हेड या ब्लैक हेड, वो जो मैंने जिक्र किया था कि सफ़ेद या काले रंग के दाने बने होंगे और बहुत कम उसमें पेप्यूल या पस्ट्यूल होंगे। ग्रेड 2 को कहते हैं मॉडरेट और पस्ट्यूलर एक्नी। इसका मतलब है कि जो पेप्यूल और पस्ट्यूल्स हैं, जिसमें पस डली होती है या उनका रंग तब्दील वो होता है, वो मोस्टली अक्सर आपके चेहरे पे होंगे और ज़्यादा होंगे। ग्रेड 3 को हम कहते हैं मॉडरेटली स्वेयर और नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी, कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको रेशे वाले दाने बने होंगे, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, और वो जिनका उभार होगा, रंग तब्दील हुआ होगा, और अक्सर जो है सोजिश भी हुई होती है नोड्यूल के अंदर, यानी उन उभार के अंदर। तो आपकी कमर पे भी बने होते हैं और चेस्ट पे भी बने होते हैं। और सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा शिद्दत वाली जो कैटेगरी है उसको ग्रेड 4 या स्वेयर नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी कहते हैं, कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े तकलीफ़ वाले और सोजिश वाले जो हैं वो पस्ट्यूल और नोड्यूल बने होते हैं, कि जिनके अंदर रेशा भी पड़ा होता है और जिनका उभार भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा और आपका डॉक्टर आपसे शेयर करेगा कि आपकी जो एक्नी है उसका जो मसला है वो कितना ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की कि इलाज क्या है और इलाज कैसे करते हैं, देखें, इलाज जो है वो क्रीम की शक्ल में भी हो सकता है, लोशन की शक्ल में भी हो सकता है, खाने वाली जो दवाई होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, उनकी शक्ल में भी हो सकता है। तो आपका डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट फैसला करता है। जैसे जो लगाने वाली क्रीमें होती हैं वो आपको जब दी जाती हैं तो उनके अंदर क्या हो सकता है, जैसे उसके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, जो कि आपको अक्सर मार्केट से जाके जब डॉक्टर ने लिखा होता है, वैसे भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी जेल या ये एक वॉश की हालत में मिल जाता है। ये आपके जो जल्द है उसके ऊपर बैक्टीरिया जो होते हैं, जरासीम होते हैं, उनको ख़त्म करता है, और क्योंकि उनकी वजह से अक्सर आपकी एक्नी ख़राब होती है, तो कम कंसंट्रेशन में दी जाती है और कोशिश ये होती है कि आपको इससे इरिटेशन ना हो। तो बेंजोइल पेरोक्साइड पहली चीज़ है जो आपको लगाने वाली टॉपिकल जो क्रीम्स दी जाती हैं उसके अंदर होता है। उसके बाद बारी आती है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि ये क्लींजिंग का काम करता है, कि जो टॉप की लेयर होती है आपकी जल्द की, जो नुकसान जिसको हो चुका होता है, तो उसको हटाता है, और ये डेड स्किन जो होती है उसको हटा के जो आपके पोर्स होते हैं जो बंद और क्लॉग हो रहे होते हैं उस डेड स्किन की वजह से, तो वो खुलते हैं, तो इसका ये काम होता है। इसके बाद आता है कि एजिलिक एसिड है। ये एक कुदरती तौर पे भी कुछ चीज़ों में होता है, जैसे बारले है, गंदम है, ये जौ वगैरह में और इसके अंदर राई के अंदर पाया जाता है। ये भी जो जरासीम हैं उनको भी ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को, और उससे जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश हुई होती है उसमें कमी देखी गई है। इसी तरह से रेटिनॉइड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉइड्स जो कि अक्सर आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल जाता है। ये आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड हैं उनको तोड़ता है, जिसकी वजह से, क्योंकि पोर बंद हुए होते हैं, तो एक तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है इसको पूरे चेहरे पे लगाने के लिए कहा जाता है, ना सिर्फ ये कि सिर्फ दानों के ऊपर के जो आपको बने हुए होते हैं, और इसको काफ़ी अर्सा जब इस्तेमाल किया जाता है तो तब जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद बारी आती है एंटीबायोटिक्स की, जैसे कि क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन होती हैं, ये दी जाती हैं, और अक्सर देखा गया है कि बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ मिला के जब इन एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है तो उस सूरत में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सबसे आखिर में कि जो लगाने वाली में जो डेप्सन होती है, ये एक ऐसी जेल होती है जो एंटीबैक्टीरियल है, और जब मैंने जैसे बात की थी, जब लोगों को ये बहुत ज़्यादा ख़राब होती है एक्नी, ये दाने बहुत ख़राब होते हैं, उनमें सोजिश, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है बैक्टीरिया या इन वजूहात की वजह से, तो इस क्रीम की वजह से उनको ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये जो टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है, लगाने वाला है, तो इनके अंदर यही चीज़ें मौजूद होती हैं। अब क्रीम या टॉपिकल ट्रीटमेंट के अलावा आपको खाने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं इसके अंदर कौन कौन सी मौजूद होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक, खाने वाली दवाइयों में एंटीबायोटिक भी और बाकी भी हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर है टेट्रासाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है और डॉक्सीसाइक्लिन है।
और डॉक्सीसाइक्लिन तो बहुत ही ज़्यादा दी जाती है डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब ख़राब हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। जो दवाइयाँ खाने के लिए दी जाती हैं उसमें पहली है एंटीबायोटिक, दूसरे नंबर पे आती है आइसोट्रिटिनोइन। आइसोट्रिटिनोइन जो है ओरल रेटिनॉइड होता है और ये जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनके साइज़ को कम कर देता है, श्रिंक करता है, जिससे फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद आती है बारी कंट्रासेप्टिव। ये जो मान्य हमल दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं, इनके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, तो इसके फ़ायदा हो जाता है। और इसी तरह से सबसे आखिर में हार्मोन थेरेपी होती है। उस हार्मोन थेरेपी में भी अक्सर यही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन इसके साथ साथ बाज़ का स्पाइरोनोलैक्टोन होता है। तो मकसद इसका क्या होता है, ताकि जो एक्नी बनने वाले जितने भी ये हार्मोन्स होते हैं तो इनको कंट्रोल में रखा जाए ताकि आपको ये मसला ना हो। अब फ़र्ज़ करें कि आपका जो एक्नी का मसला है वो काफ़ी सख्त है और ये दवाइयाँ भी देख ली हैं कि क्रीम लगा ली है, आपको ओरल जो दवाइयाँ खाने वाली वो भी दे दी हैं, इसके बावजूद अगर आपका मसला हल नहीं होता तो डर्माटोलॉजिस्ट फिर मज़ीद क्या कर सकता है। एक तो वो आपको स्टीरॉयड दे सकता है, जो स्टीरॉयड के टीके लगते हैं ताकि जो नोड्यूल है उसका साइज़ इतना बड़ा हो चुका है तो उसको कम किया जाए। उसके बाद एक आती है चीज़ लेज़र थेरेपी या लाइट थेरेपी, आपने सुना होगा। इसका क्या मकसद होता है, लेज़र से क्या करते हैं, हीट दी जाती है जिससे जो आपकी जिल्द होती है वहाँ पे जो कोलेजन स्कारिंग जो हो चुकी होती है वहाँ पे नई कोलेजन पैदा करने की कोशिश की जाती है, ताकि जब नए सेल आएंगे, नई जिल्द बनेगी तो आपका जो ये स्कार होगा एक्नी का, या ये जो दाने बड़े बड़े हो चुके हैं, तो ये कम बनेंगे। उसके बाद बारी आती है केमिकल पील्स की। केमिकल पील्स जो है ये भी एक तरीका है कि जिसमें केमिकल को इस्तेमाल करके पुरानी जिल्द को हटा दिया जाता है और नीचे फिर नई जिल्द की कोशिश की जाती है कि जब वो आएगी तो वो नाजुक होगी, सॉफ्ट होगी और उसमें ये मसला कम से कम होगा। तो ये एडिशनल ट्रीटमेंट होते हैं जो डॉक्टर के पास ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक्नी जब उनको दाने बनते हैं तो वो चाहते हैं कि घर में ही कुछ ऐसा कर लिया जाए कि ये ठीक हो जाए। इस पे हम वीडियोस तो बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या काम है जो आप घर में कर के अपने एक्नी को कम करने की, रोकने की या ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि एक तो आप कोशिश करें कि रोज़ाना दिन में एक दफ़ा कम अज़ कम गर्म पानी के साथ, बहुत हॉट वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, नीम गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर के साथ उसको आप धोएं। और एक आपको क्लींजर मिल जाते हैं मार्केट से, तो उससे उसको इस्तेमाल करें अपनी जिल्द के लिए। इसके अलावा दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज करें या आपको पसीने आएँ किसी भी काम के बाद, तो अपना चेहरा जो है आप लाजमी धो लें, जिल्द जो है लाजमी धो लें। इसी तरह से कोशिश करें कि ऐसी स्किन प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें जिनके अंदर अल्कोहल ज़्यादा हो, जिनके अंदर एस्ट्रिंजेंट्स हों ज़्यादा, टोनर्स हों ज़्यादा या एक्सफोलिएंट्स हों जो आपकी जिल्द को ख़राब करते हैं, कि जिसकी वजह से फिर एक्नी का मसला शुरू हो सकता है। इसी तरह से कोशिश करें कि अगर आपको कहीं जाना पड़ा है और आपने मेकअप किया है तो वापस आके रात को सोने से पहले मेकअप जो है वो वॉश कर लें, ये ज़रूरी है। और इसी तरह से आप कोशिश करें कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाया करें अपनी जिल्द के ऊपर क्लींजिंग के लिए। और अगर आपको एक्नी बन जाती है तो बाज़ लोगों की आदत है कि वो उसके दाने को तोड़ते हैं, साफ़ करते हैं, दबाते रहते हैं, तो ये काम ना करें क्योंकि इससे एक्नी भी बढ़ सकती है और फिर एक्नी अगर टूट भी जाएगी तो ज़ाहिर है उसका फिर ज़ख़म बनेगा, निशान बनेगा, तो ये काम आपने नहीं करने। तो घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कि जिससे आपकी एक्नी को फ़ायदा होगा। एक अहम चीज़ जिसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़वातीन लड़कियों में ज़्यादा मसला होता है, कि प्रेगनेंसी या हमल के साथ इसकी दवाइयों का क्या ताल्लुक़ होता है, कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखें, इनमें से कुछ दवाइयाँ जो एक्नी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो हमल के दौरान उनका इस्तेमाल या उससे पहले उनका इस्तेमाल बच्चे और माँ दोनों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप उनको सबसे पहले या तो बताएं अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपका प्लान है कि प्रेगनेंसी या कंसीव करने का कुछ ही अरसे में, तो उस सूरत में डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि डॉक्टर आपको हरगिज़ वो दवाइयाँ ना लिखे कि जो बाद में आपके लिए या आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो ये वो नुक्ता है जो ना सिर्फ आपको पता होना चाहिए बल्कि एक्नी के इलाज के सिलसिले में अपनी फैमिली में और दोस्तों के सर्कल में ज़रूर शेयर करें।